90 के दशक की उन पुरानी खबरों को अगर याद करें तो जब भी कोई बड़ा ट्रेन हादसा होता था ना, वो जो पुराने नीले रंग के डिब्बे हुआ करते थे। हाँ, वो बहुत ही खौफनाक मंजर होता था। बिल्कुल, वो डिब्बे अक्सर एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, उसमें भारी तबाही होती थी। लेकिन आज के समय में वो जो नए लाल और सिल्वर रंग के डिब्बे हम पटरियों पर देखते हैं, वो किसी भयंकर हादसे में भी आपस में मतलब लेगो ब्रिक्स की तरह मजबूती से लॉक हो जाते हैं। सही कहा, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। हाँ, तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही खामोश लेकिन बेहद असरदार क्रांति पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के उस ऐतिहासिक तकनीकी बदलाव की जिसे LHB यानी लिंके हॉफमैन बुश तकनीक कहा जाता है। लिंके हॉफमैन बुश, हाँ। हमारे पास आज जो स्रोत है, जो एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ एक डिब्बे के डिजाइन की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये बताते हैं कि कैसे रेलवे ने 50 साल पुरानी तकनीक को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक बहुत बड़ा कदम था वो। हाँ, और हमारा आज का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे ट्रेन के मूल ढांचे में किए गए इस बदलाव ने न केवल ट्रेनों की गति और आराम को बढ़ाया, बल्कि पूरे रेलवे के अर्थशास्त्र और सुरक्षा के पैमाने को रातों रात बदल कर रख दिया। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने घर के उस पुराने भारी और पंखे की तेज आवाज करने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर को हटाकर एक बेहद स्लीक, तेज और मजबूत लैपटॉप ले आए। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। बाहर से देखने पर शायद लगे कि सिर्फ रंग और डिजाइन बदला है, लेकिन मशीन के अंदर की पूरी कार्यक्षमता, उसका प्रोसेसर, उसकी स्पीड, सब कुछ एक नए स्तर पर जा चुका होता है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि ये डेस्कटॉप से लैपटॉप तक का सफर कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं था। मतलब सिर्फ रंग रोगन नहीं था। बिल्कुल नहीं। मतलब उन्होंने सिर्फ डिब्बों पर नया पेंट नहीं किया था, ये एक होलिस्टिक अप्रोच था, या कहें तो एक समग्र दृष्टिकोण था। देखिए, रेलवे जैसी विशाल और जटिल प्रणाली में कोई सिर्फ एक पुर्जा बदलकर कोई बड़ा नतीजा नहीं पा सकता। सही बात है। इस नई LHB तकनीक में इंजीनियरिंग के हर एक हिस्से को, चाहे वो खिड़की का शीशा हो या पहियों का सस्पेंशन हो, इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सीधे तौर पर यात्री की जान बचाए और रेलवे की कमाई भी बढ़ाए। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा और राजस्व दोनों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था। ये महज एक अपग्रेड नहीं था, ये रेलवे के भविष्य की एक ठोस नींव थी। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नई तकनीक के इतने सारे फायदों पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किस पुरानी तकनीक को पीछे छोड़ रहे थे। सही बात है, बेसलाइन समझना जरूरी है। हाँ, तो वो नीले रंग के डिब्बे जिनमें हमारी कई पीढ़ियों ने सफर किया है, उनका आधार क्या था? मतलब क्या वो इतने खराब हो गए थे कि उन्हें हटाना ही पड़ा? देखिए, खराब होना सही शब्द नहीं होगा। अच्छा। हाँ, वो तकनीक अपने समय के हिसाब से बेहतरीन थी। हाँ। हम जिन पुराने नीले डिब्बों की बात कर रहे हैं, उनका निर्माण मुख्य रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे ICF चेन्नई कहते हैं। हाँ, ICF चेन्नई द्वारा किया जाता था। और जो डिजाइन वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो असल में स्विट्जरलैंड का 50 साल पुराना श्लीरेन डिजाइन था। श्लीरेन डिजाइन 50 साल पुराना? जी हाँ। सोचिए, आधी सदी तक रेलवे उसी एक मूल डिजाइन को थोड़ा थोड़ा सुधार कर इस्तेमाल कर रही थी। बाप रे। लेकिन इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट होता है जिसे टेक्नोलॉजिकल सीलिंग कहते हैं। मतलब एक तकनीकी सीमा। बिल्कुल। हर तकनीक की एक हद होती है। आप एक पुरानी मारुति 800 के इंजन को कितना भी ट्यून कर लें, आप उसे फॉर्मूला 1 की रेस में नहीं दौड़ा सकते। एकदम सही। ICF डिब्बों के साथ भी यही हो रहा था। विकसित देशों में उस समय ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू रही थीं। लेकिन हमारे पुराने डिब्बों को 140 की स्पीड के पार ले जाना सुरक्षित नहीं था। वो उनकी सीलिंग थी। तो मतलब हम दुनिया से पिछड़ रहे थे। हाँ, और हमें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और स्रोतों के अनुसार इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी RCF का रोल शुरू होता है ना? जी बिल्कुल। 1995 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 1995 का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारतीय रेलवे ने सिर्फ कुछ डिब्बे खरीदे नहीं, बल्कि उस तकनीक को बनाने का पूरा फॉर्मूला खरीदा। मतलब सिर्फ मछली नहीं खरीदी, मछली पकड़ना भी सीखा। हाँ, जर्मनी की कंपनी एल्स्टॉम LHB ने शुरुआत में भारत को 24 अत्याधुनिक डिब्बे दिए। अच्छा, 24 डिब्बे। हाँ,
इनमें 19 एसी चेयर कार, 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 3 जनरेटर वैन थीं। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई वो डिब्बे नहीं थे। तो फिर क्या था? वो स्विट्जरलैंड की फिएट कंपनी द्वारा दिया गया फिएट बोगी का डिजाइन था। रुकिए, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे क्लियर करना जरूरी है। हम आम बोलचाल में पूरी ट्रेन के डिब्बे को ही बोगी कह देते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि मैं तीसरे नंबर की बोगी में बैठी हूँ। हाँ, ये बहुत आम बात है। लेकिन इंजीनियरिंग की भाषा में बोगी कुछ और होती है ना? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। इंजीनियरिंग में जिसे हम डिब्बा कहते हैं, जिसमें यात्री बैठते हैं, उसे शेल या कोच कहा जाता है। शेल, अच्छा। और बोगी असल में वो निचला लोहे का ढांचा या ट्रॉली होती है जिसमें पहिए और सस्पेंशन लगे होते हैं। ओह, तो पहियों वाला हिस्सा बोगी है। बिल्कुल। एक कोच के नीचे आमतौर पर 2 बोगियां होती, तो फियाट ने हमें उस पहियों वाले ढांचे का मतलब बोगी का बेहद आधुनिक डिजाइन दिया था। और मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे की खासियत यही है कि हम विदेशी चीजों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। एकदम सही, जुगाड़ और इनोवेशन का मिक्स। हाँ, आरसीएफ कपूरथला ने उस फियाट बोगी का एक एसजी वेरिएंट विकसित किया, यानी एक ऐसा कस्टमाइज संस्करण जो भारत की पटरियों, यहाँ के भारी लोड और हमारी जरूरतों के हिसाब से एकदम फिट बैठे। हाँ। उन्होंने खुद शेल निर्माण शुरू किया और हमारे भारतीय इंजीनियरों और कर्मियों को इस नई तकनीक के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया। और यही उनकी दीर्घकालिक सोच थी। देखिए, अगर हम सिर्फ डिब्बे आयात करते तो हमेशा स्पेयर पार्ट्स के लिए जर्मनी पर निर्भर रहते। बिल्कुल। लेकिन उस तकनीक को डीकोड करना, खुद उसका निर्माण करना, इसी वजह से आज हम हजारों की संख्या में एलएचबी डिब्बे बना पा रहे हैं। चलिए, तकनीक का इतिहास तो समझ आ गया। अब जरा ट्रेन की उस मूल ढांचे पर आते हैं जो असल में बदला गया। हाँ। जब हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के आंकड़ों को देखते हैं तो वो बहुत दिलचस्प लगते हैं। हाँ, वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। ऐसा क्या बदलाव किया गया भौतिक संरचना में जिसने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया? भौतिक संरचना में सबसे स्पष्ट बदलाव स्पेस और वजन का था। स्पेस का? हाँ, पुराने आईसीएफ डिब्बों की लंबाई 21.3 मीटर हुआ करती थी, जबकि नए एलएचबी डिब्बे 23.5 मीटर लंबे हैं। मतलब सीधे तौर पर 2.2 मीटर्स अधिक लंबे। बिल्कुल, लगभग 2.2 मीटर का इजाफा। इसके साथ ही व्हील बेस मतलब पहियों के दोनों सेटों के बीच की दूरी। हाँ, व्हील बेस भी 11.8 मीटर से बढ़ाकर 12.3 मीटर कर दिया गया। अच्छा। व्हील बेस बढ़ने से क्या होता है कि ट्रेन तेज गति पर पटरी पर ज्यादा स्थिर रहती है। 2.2 मीटर अतिरिक्त जगह, ये तो बहुत है। स्पेस भी बढ़ गया क्योंकि दीवारों को पतला कर दिया गया। हाँ, स्लिम साइड वॉल्स। एलएचबी डिब्बों में दीवारों की चौड़ाई 90 मिलीमीटर से घटाकर सिर्फ 60 मिलीमीटर कर दी गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने घर का रेनोवेशन कर रहा हो और वो दीवारों को पतला कर दे ताकि उसे बिना जमीन बढ़ाए अंदर बड़े कमरे मिल जाएं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन क्या इससे वो ढांचा कमजोर नहीं हो जाएगा? मतलब इतनी भारी भीड़ और सामान के साथ क्या बीच में से डिब्बे के टूटने का डर नहीं रहता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली जादू काम करता है। अच्छा। डिब्बा कमजोर होने के बजाय पुराने से ज्यादा मजबूत हो गया। दीवारें पतली होने के बावजूद? जी हाँ, और इसका कारण है इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन और हनीकॉम्ब पैनल का इस्तेमाल। हनीकॉम्ब पैनल मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोई चीज? एकदम वही कॉन्सेप्ट। कैसे? देखिए, अगर कोई किसी कार्डबोर्ड बॉक्स को गत्ते के डब्बे को बीच से काट कर देखे तो 2 सपाट कागजों के बीच में एक लहरदार या छत्ते जैसा कागज होता है ना। हाँ, वो जो जिगजैग सा होता है। बिल्कुल, वो ज्यादातर खाली हवा होती है, लेकिन आप उस गत्ते पर भारी वजन रख सकते हैं क्योंकि वो लहरदार ढांचा सारे फोर्स को, वजन को समान रूप से बांट देता है। ओह, अच्छा। ठीक यही तकनीक एलएचबी के फर्श और दीवारों में इस्तेमाल की गई है। हाँ। 2 पतली स्टील की शीटों के बीच में मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्टील का ही स्ट्रक्चर होता है। कमाल है। ये डिजाइन डिब्बे को एक बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो देता है, यानी वजन में एकदम हल्का लेकिन मजबूती में भारी भरकम लोहे से भी ज्यादा तगड़ा। ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और एक और चीज जो पुराने डिब्बों में बहुत बड़ी परेशानी थी वो था उनका निचला हिस्सा। आप टर्न अंडर की बात कर रहे हैं? हाँ, पुराने नीले डिब्बों का निचला हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ावदार होता था। वहाँ हमेशा पानी, कीचड़ और गंदगी जमा हो जाती थी, जिसके वजह से डिब्बों में बहुत जल्दी जंग लग जाती थी, सफाई भी मुश्किल होती थी। एकदम सही।
वो घुमावदार डिजाइन शुरुआत में एरोडायनामिक्स के लिए सोचा गया था, अच्छा। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में वो जंग लगने की सबसे बड़ी वजह बन गया। तो नए LHB डिजाइन में उस टर्न अंडर को पूरी तरह हटा दिया गया। अब डिब्बे की दीवार ऊपर से नीचे तक एकदम सीधी होती है। पानी या कीचड़ के रुकने की कोई जगह ही नहीं बची। बिल्कुल नहीं, जिससे सफाई और पेंटिंग दोनों बहुत आसान हो गई। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये वजन कम होना, दीवारें पतली होना और लंबाई बढ़ना, ये सब रेलवे के अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है? इसका सीधा असर क्षमता पर पड़ता है, कैपेसिटी पर। हाँ, इन सब बदलावों का अंतिम परिणाम ये हुआ कि 2 मीटर 22 सेंटीमीटर लंबा होने के बावजूद LHB डिब्बे का वजन पुराने डिब्बे से 10% कम हो गया। 10% कम मतलब अधिकतम खाली भार कुछ 40 टन के आसपास आ गया। हाँ, लगभग 40.287 टन। अब 10% कम वजन का मतलब है कि इंजन को ड्रेन खींचने में कम ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे ईंधन बचेगा। भारी बचत होती है ईंधन की, और अतिरिक्त लंबाई का मतलब है ज्यादा यात्री। उदाहरण के लिए पुराने ICF की सेकंड AC चेयर कार में 67 यात्रियों की जगह थी, और नए LHB में ये क्षमता बढ़कर 78 हो गई। 67 से 78, सीधे 11 टिकट ज्यादा। बिल्कुल, कम लागत में अधिकतम ढुलाई, ये रेलवे के लिए उच्च राजस्व का एक मास्टर स्ट्रोक था। अर्थशास्त्र तो पूरी तरह से रेलवे के पक्ष में नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन अब जरा उस इंसान की बात करते हैं जो उस ट्रेन का टिकट खरीदता है। यात्री का अनुभव। हाँ, जब कोई यात्री इन नए डिब्बों में सफर करता है तो उसे क्या महसूस होता है? हमने 140 की बात की थी, लेकिन LHB की गति तो और भी तेज है ना? जी हाँ, सबसे पहली चीज जो एक यात्री महसूस करता है वो है गति और स्थिरता। पुराने ICF डिब्बों की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि LHB डिब्बों की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 180? और ये बिना किसी बड़े बदलाव के 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। क्या? अगर ट्रेन 180 की स्पीड पर दौड़ेगी तो अंदर बैठे यात्री के हाथ से तो चाय की प्याली छलक जानी चाहिए ना? हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही होना चाहिए। झटके भी तो उतने तेज लगने चाहिए ना? और यहीं पर वो फिएट बोगी अपना कमाल दिखाती है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा। इंजीनियरिंग में सफर के आराम को मापने का एक पैमाना होता है जिसे राइड इंडेक्स कहते हैं। राइड इंडेक्स? हाँ, राइड इंडेक्स जितना कम होगा, सफर उतना ही स्मूथ और बिना झटकों वाला होगा। पुराने ICF डिब्बल का राइड इंडेक्स 3.0 से अधिक होता था। वो काफी झटकेदार होते थे। हाँ, मुझे याद है वो आवाजें और झटके। लेकिन LHB डिब्बों का राइड इंडेक्स मात्र 2.5 है। ये कैसे मुमकिन हुआ? फिएट बोगी में ऐसा क्या अलग है? फिएट बोगी में सेकेंडरी एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। एयर सस्पेंशन? आसान भाषा में समझे तो लोहे के स्प्रिंग के साथ साथ हवा से भरे बड़े बड़े एयर बैग्स या कुशन लगे होते हैं। ओह, जैसे महंगी गाड़ियों में होते हैं? बिल्कुल। जब ट्रेन 150 या 180 की रफ्तार पर किसी घुमाव से गुजरती है तो ये एयर सस्पेंशन न सिर्फ ऊपर नीचे के झटके बल्कि दाएं बाएं हिलने वाले वाइब्रेशंस को भी सोख लेते हैं। क्या बात है! यही वजह है कि इतनी तेज गति पर भी चाय नहीं छलकती और एक बहुत ही बेहतर स्मूथ सफर का अनुभव होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैं सुविधाओं के बारे में पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान खिड़कियों पर गया। अच्छा, विशाल दृश्य वाली खिड़कियां? हाँ, नए AC डिब्बों में बड़ी सील खिड़कियां हैं जिनमें आर्गन गैस भरी होती है। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था आर्गन गैस सिर्फ बिजली के बल्बों में इस्तेमाल होती है। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन खिड़की के शीशों में आर्गन गैस का क्या काम? यहाँ ये चिलचिलाती धूप को बाहर रखने का काम कैसे कर रही है? ये बहुत ही शानदार तकनीक है। शीशे के 2 पैनल होते हैं और उनके बीच की खाली जगह में आर्गन गैस भर दी जाती है। आप इसे एक अदृश्य थॉमस फ्लास्क की तरह सोच सकती हैं। थॉमस फ्लास्क? हाँ, जैसे थॉमस में वैक्यूम होता है जो चाय को गर्म रखता है, वैसे ही आर्गन गैस बेहतरीन हीट इंसुलेशन देती है। ओह। वो बाहर की गर्मी को डिब्बे के अंदर आने से रोकती है। मतलब बाहर 45 डिग्री की गर्मी हो लेकिन वो गर्मी शीशे के पार नहीं आ पाएगी। बिल्कुल। और जब बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती तो अंदर का आधुनिक HVAC सिस्टम, मतलब जो एयर कंडीशनिंग है, हाँ, वो कम बिजली में भी डिब्बे को तेजी से ठंडा कर पाता है। इसके अलावा नए डिब्बों में बेहतर डक्ट डिजाइन है जो नमी या ह्यूमिडिटी को भी नियंत्रण में रखता है, जिससे पसीना और चिपचिपाहट नहीं होती। एकदम सही। सिर्फ AC और खिड़कियां ही नहीं, स्वच्छता के मामले में भी काफी काम किया गया है। बहुत जरूरी था वो। पुराने डिब्बों के शौचालयों की वजह से स्टेशन परिसर कितने गंदे हो जाते थे। हाँ, इस समस्या को सुलझाने के लिए LHB डिब्बों में CDTS लगाया गया।
कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। जी, ये सिस्टम स्टेशन परिसर को गंदा नहीं होने देता और इसके साथ ही अंदर ओरिएंटल और पश्चिमी शैली के बहुत ही साफ सुथरे मॉड्यूलर शौचालय दिए गए हैं। और मैंने पढ़ा कि पैंट्री कार का भी अपग्रेड हुआ है। डीप फ्रीजर, हॉट बॉक्स, पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट सेंटर टेबल, स्लाइडिंग लाइट, कोट हुक, एर्गोनॉमिक हैंड ग्रिप, सब कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। बताइए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आर्गन गैस, एयर सस्पेंशन, 180 स्पीड। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। भारत जैसे देश में जहाँ ट्रेनें दिन रात चलती हैं, धूल, बारिश और भयानक गर्मी का सामना करती हैं, इतने हाईटेक सिस्टम का रखरखाव कैसे होता है? ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि इसका रखरखाव चक्र 10 लाख किलोमीटर का है। जी हाँ, 10 लाख किलोमीटर। रुकिए, 10 लाख किलोमीटर बिना किसी बड़े रखरखाव के? हाँ। मैं थोड़ा अविश्वास जताना चाहूंगी यहाँ पर। भारत में जहाँ ट्रेनें लगातार चलती हैं, ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा अवास्तविक लगता है। मतलब टू गुड टू बी ट्रू। मैं समझ सकता हूँ, आपका ये अविश्वास बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सच में मुमकिन है और इसका रहस्य है जीरो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। शून्य रखरखाव? हाँ, इसका पहला कारण है इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी। अच्छा। कम बोगी पार्ट्स वाला डिजाइन। मतलब उसमें पुर्जे कम हैं। हाँ, पुराने डिब्बों की बोगी में बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे होते थे जो आपस में रगड़ खाते थे। तो घिसावट ज्यादा होती होगी। बिल्कुल, जितने ज्यादा मूविंग पार्ट्स, वेयर एंड टेयर या घिसावट उतनी ही ज्यादा। FI8 बोगी का संयोजन ही वो जादू है जो इस घिसावट को कम करता है। जब घर्षण कम होगा तो न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होगी। समझ गई। इसके अलावा डिब्बों के दरवाजे बिल्कुल फ्लश यानी सपाट होते हैं, जिससे स्वचालित कार धुलाई मतलब ऑटोमेटिक वॉशिंग संभव हो पाती है। एकदम सही। मतलब मशीनरी को इतना सॉलिड बना दिया गया कि उसे बार बार खोलने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, लेकिन अंक रखरखाव से भी एक कदम आगे एक चीज है जो सर्वोपरि है, सुरक्षा। हाँ, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत रोमांचक है, लेकिन इस रफ्तार पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सुरक्षा सबसे अहम और गंभीर मुद्दा बन जाती है। और यहीं पर हम उस बात पर आते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, वो लेगो ब्रिक्स वाली बात, डिब्बों का एक के ऊपर एक न चढ़ना। हाँ, LHB तकनीक ने पुराने ICF डिब्बों की तुलना में जीवन रक्षा के मामले में जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है वो है इसका एंटी क्लाइंबिंग कॉन्सेप्ट। ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, पुराने ICF डिब्बों के सिरे भी जो कपलर होते थे जो डिब्बों को जोड़ते हैं, वो सपाट होते थे। आप अपनी दोनों हथेलियों को एकदम सीधा तान कर एक दूसरे से टकराने की कल्पना करें। ठीक है, सपाट हथेलियां। जब भारी दबाव पड़ेगा तो एक हथेली फिसलकर दूसरे के ऊपर चली जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है। ट्रेन हादसे में ठीक यही होता था, एक डिब्बा फिसलकर दूसरे डिब्बे को चीरता हुआ उसके अंदर घुस जाता था, जिसे शायद टेलीस्कोपिंग कहते हैं। जी, ये बहुत भयानक होता था। तो नए डिब्बों में इसे कैसे रोका गया? नए डिब्बों की सबसे बड़ी खूबी है उनका टाइट लॉक सेंटर बफल कपलर। टाइट लॉक कपलर। अब आप अपनी हथेलियों को सपाट टकराने के बजाय अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर कस के पकड़ने की कल्पना करें। मैं अभी अपने हाथ फंसाकर देख रही हूँ। हाँ, ये तो लॉक हो गए। अब चाहे जितना भी दबाव पड़े, आपके हाथ एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसलेंगे। बिल्कुल नहीं। ये टाइट लॉक कपलर भी दुर्घटना के समय डिब्बों को आपस में इसी तरह जकड़ लेता है। तो वो पटरियों से तो उतर सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। एकदम सही। इसमें अधिकतम बफर ड्रॉप केवल 75 मिलीमीटर तक सीमित रहता है। इसी एंटी क्लाइंबिंग तकनीक ने अनगिनत जानें बचाई हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके अलावा भी आपातकालीन प्रणालियों में काफी सुधार हुए हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे 4 आपातकालीन खिड़कियां दी गई हैं। अंदर की जो साज सज्जा है वो अग्निरोधी है, फायर रिटार्डेंट। हर प्रवेश द्वार पर अग्निशामक यंत्र है और सुरक्षित आवागमन के लिए चौड़े वेस्टिब्यूल्स दिए गए हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ डिब्बे बदलने की कहानी नहीं है, ये एक समग्र प्रभाव है, एक होलिस्टिक इम्पैक्ट। जी। स्टेनलेस स्टील बॉडी और FI80 बॉगी का मतलब है 10% कम वजन और उच्च शक्ति। इसका सीधा परिणाम है 180 किलोमीटर की गति और 10 लाख किलोमीटर का रखरखाव चक्र। हाँ। और अंततः इसका अर्थ है रेलवे के लिए उच्च राजस्व और यात्रियों के लिए सुरक्षित आरामदायक यात्रा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे समेटना चाहूँ तो इस सब का मतलब ये है कि हमारी ट्रेन यात्राएं चुपचाप एक क्रांति से गुजर गईं। बिल्कुल।
और हम बस अपनी सीट पर बैठकर आरामदायक नींद और स्मूथ सफर का मजा लेते रहे। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे आसपास इंजीनियरिंग का कितना बड़ा चमत्कार काम कर रहा है। सही कहा। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? जरा सोचिए, 1995 में लिए गए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के फैसले ने, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने दशकों तक एक देश के अर्थशास्त्र और यात्रा सुरक्षा को बदल कर रख दिया। बिल्कुल बदल दिया। तो अगर कोई सोचे कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी नई तकनीक चुपचाप आकार ले रही है जो शायद अभी हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो अगले 50 सालों के लिए हमारी जिंदगी की पटरियां बिछा रही है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में ठहर जाता है। अगली बार जब कोई लाल या सिल्वर रंग की ट्रेन देखे तो शायद उस सपाट स्टेनलेस स्टील की दीवार और उन पहियों को एक नई नजर से देखेगा। बिल्कुल देखना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास की मशीनरी और इंजीनियरिंग को नई नजरों से देखते रहिए।